नमस्कार साथियों, डीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आपके लिए लेकर चल रही हूँ टीजीटी, पीजीटी और अन्य जो नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर सभी की परीक्षाओं में जो आज की जो नई विधा शुरू हो रही है, कहानी। ये कहानी विधा आपकी जो है हर परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे टीजीटी, पीजीटी वाले हों, नेट, जेआरएफ वाले हों, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर या एलटी ग्रेड या कोई और अन्य राज्य की जो परीक्षाएं होती हैं वर्ग 1, वर्ग 2 करके, या पंजाब मास्टर कैडर, आप उस सब पाठ्यक्रम में ये सम्मिलित जो है चैप्टर है, मतलब जो विधा है आपकी वो है। आज जैसा कि बात करेंगे कहानी विधा पे। अब कुछ दिन हम कहानियों से रूबरू होंगे, इससे पहले हम उपन्यासों को पूर्ण रूप से देख चुके हैं, ठीक है। तो कहानी, जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा था कि कहानी जो विधा है ये एक तरीके से देखी जाए तो मौखिक रूप में यदि हम इसको देखते हैं तो ये बहुत पुरानी विधा है। ऐसे कि जैसे आपने देखा होगा नानी या दादी, इन सब के मुंह से भी आपने कहानियाँ सुनी होंगी। हाँ, लेकिन वो कहानियाँ जो थी मौखिक थी, लिखित नहीं थी, ठीक है। और बाद में इसका जो लेखन का जो इसका काम हुआ वो बहुत आगे जाके हुआ। यानी कि मानिए जैसे कि आप देखेंगे 1857 के बाद में 1900, यानी कि भारतेंदु युग का जो बीच का समय था, उस समय में ये कहानियाँ लिखित कम हुई थी, नहीं हो पाई थी। एक दो कहानी किसी ने करी, वैसे तो ज़्यादातर जो ये कहानियाँ वो हुई थी, संज्ञान में आई थी। एक आपने देखा होगा कि बहुत चर्चित पत्रिका थी, साहित्यिक प्रतिष्ठित पत्रिका थी, सरस्वती पत्रिका। पुनः उसका प्रकाशन होने लगा है प्रयागराज से, लेकिन जब पहले इसका प्रकाशन होता था तो इसके 1900 में इसका प्रकाशन होना शुरू हुआ था। माना जाता है कि सरस्वती पत्रिका से ही कहानी का मूल रूप से विकास हुआ है। उससे पहले एक दो कहानियाँ किसी ने लिखी, किसी में किसी चीज़ की कमी रह गई, जैसे कि आप देखेंगे आगे चल के डिवाइडेशन किया जाता है कि कथान जो कहानी है उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो उनमें किसी न किसी परिपाटी पे वो खरी नहीं उतरती थी, शुद्ध रूप से पूर्ण नहीं बैठती थी, इसीलिए उसको कहानी की श्रेणी से बाहर कर दिया जाता था, ठीक है। तो ये था कहानियों का। तो चलिए देखते हैं कहानी का विकास। और यहाँ पे हम बता दें, जैसे कि उपन्यास में क्लासेज आपकी चली हैं, उपन्यास क्लास 1, उपन्यास क्लास 2, इस तरीके से ही आपकी कहानियों में चलेंगी। अगर कोई रचनाकार विशेष है, थोड़े बड़े हैं जिनको हमें लग रहा है कि एक ही क्लास में कंप्लीट करना है, उसमें हो सकता है कि आपको एक रचनाकार विशेष के नाम से भी सर्च करने पे मिल जाए, वरना आपको हमारी सारी क्लासेज क्रम से ही मिलेंगी। आप क्रम से देखिएगा। और दूसरी बात यह है, जो भी हमसे जुड़े हुए हैं निरंतर जुड़े रहिएगा। जितना हो क्लास को लाइक शेयर आप करते रहिए। आपकी अपनी मर्ज़ी कहूँ मैं, अब इस समय मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आपसे कह ली, लेकिन मुझे प्रत्युत्तर कुछ नहीं मिलता है। कमेंट की बात है, आपसे यदि कोई प्रश्न किया जा रहा है समान रचना के आधार पर या कोई और प्रश्न, अगर आपका मन करता है तो आप उत्तर दीजिए। अगर आप उत्तर देते हैं तो मेरा थोड़ा सा उत्साहवर्धन हो जाता है। मुझे लगता है कि हाँ, जो मैंने अभी तक पढ़ाया था वो बच्चों को याद है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कहानी के संदर्भ में। कहानी, ठीक है, कहानी को गल्प या आख्यायिका भी कहा गया था, लघु कथा भी इसको कहा जाता है। लघु कथा यानी कि छोटी कथा भी इसको कहा गया है, ठीक है। जैसे उपन्यास है, उपन्यास आप देखेंगे कि कम से कम भी नहीं 800 पेज में जाता है, कुछ तो कई कई खंडों में चले जाते हैं। लेकिन कहानियाँ से क्या है कि कहानी 5 से 7, 10 पेज तक रहेगी, और इसमें बस थोड़ी सी अगर रहेगी तो लंबी कहानी। और लंबी कहानी में यदि हम देखें यहाँ पे विशेषता में, तो लंबी कहानियाँ किसने लिखी हैं, या लंबी कहानी को ही लघु उपन्यास भी कहा जाता है। आप इन दोनों चीज़ों में अंतर समझिएगा। लघु मतलब क्या कहते हैं, लंबी कहानी, और लंबी कहानी को लघु उपन्यास कहा जाता है। जो लघु उपन्यास होते हैं उसको लंबी कहानी भी कहा जा सकता है। कभी कभी क्या होता है कि विकल्प में उपन्यास से जो कृष्णा सोबती जी हैं, कृष्णा सोबती जी की अधिकांशतः कहानी जो है वो लंबी कहानी है, यानी कि लघु उपन्यास की श्रेणी में आती हैं। अब कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है आपको कि कृष्णा सोबती की ये रचना जो कहानी है ये उपन्यास है कि कहानी है कि उपन्यास है। अब संदेह अलंकार वाला रह जाता है कि साड़ी बिच नारी है कि नारी बिच साड़ी है, साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। अब यहाँ पे भी वही संदेह होता है आपको। लेकिन आप देखिएगा
अगर बाकी के उनके उपन्यास दे रखे हैं और एक लंबी कहानी अगर वहाँ पे दे रखी है विकल्प में, तो आपको वही कहानी चयन करनी होगी। जैसे कभी प्रश्न बन जाता है कि निम्नलिखित में से उपन्यास विधा नहीं है, ऐसे करके दे देगा, या लंबी कहानी है तो उपन्यास और लंबी कहानी, इस तरीके से आपको ध्यान रखना होगा। आगे जब कृष्णा सोबती जी को पढ़ेंगे तो वहाँ पे कंफर्म करेंगे। तो बात कर रहे थे कहानी की। हिंदी कहानियों के उद्भव एवं विकास में भारत के प्राचीन कथा साहित्य, यानी कि जो पुराना है, प्राचीन कथा साहित्य, पाश्चात्य कथा साहित्य जो पश्चिमी प्रदेश से आया हुआ जो साहित्य रहता है, एवं लोक कथा साहित्य, एवं जो लोक कथा साहित्य हमारे जो आसपास के गांव में या हमारे जो क्षेत्र में जो घटित होता है या उसके आधार पर जो साहित्य लिखा जाता है, लोक साहित्य का सम्मिलित प्रभाव देखा जा सकता है। कहानियों पे किस किस का प्रभाव देखा जा सकता है भारत में विकास, उद्भव और विकास के लिए? पाश्चात्य आपके क्या कहते हैं जो प्राचीन है और लोक कथा साहित्य है। आगे बात कर लेते हैं, महत्वपूर्ण है थोड़ा सा। अमेरिकी कहानीकार हैं एडगर एलन पो। एडगर एलन पो को कहानी या छोटी कहानी का जन्मदाता माना जाता है। देखिए, अगर पाश्चात्य रूप से देखा जाएगा तो किसको माना जाता है? आपके एडगर एलन पो को कहानी, छोटी कहानी या कहानी का जन्मदाता माना जाता है। बात करते हैं सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब से हुआ था? आप सभी जानते हैं, क्योंकि सरस्वती पत्रिका इतनी विस्तृत आपने पढ़ी है पुरानी क्लासेस में। तो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 1900 ईस्वी से प्रायः इतिहासकारों ने यहाँ पे इसको हटा दीजिए, हिंदी कहानी का जन्म माना है। कब से सरस्वती पत्रिका से हिंदी कहानी का जन्म अधिकांशतः इतिहासकारों ने माना है। ठीक है, बात कर लेते हैं प्राचीन काल में कहानी को गल्प, आख्यायिका या लघु कथा कहते थे। यहाँ पे कुछ आलोचक हैं, मतलब इतिहासकार हैं, जिन्होंने अपने अपने मत दिए हैं। पहला मत है, पाश्चात्य विचारक हैं इलेरी। इलेरी का कहना है कि पाश्चात्य विद्वान कहानी घुड़दौड़ के समान है। पाश्चात्य विद्वानों की जो कहानियाँ हैं, पाश्चात्य विद्वान कहानी जो है वो घुड़दौड़ के समान है, यानी कि जैसे एकदम से घोड़े दौड़ते हुए चले जाते हैं, उनके समान है, जिसमें प्रारंभ और अंत का विशेष महत्व रहता है। यानी कि आपने देखा होगा जब रेस का घोड़ा होता है तो उसमें प्रारंभ यानी कि किसने पहले भागना शुरू किया है और अंत में कौन विजयी होता है, इसका विशेष महत्व रहता है। तो वही कहानी को घुड़दौड़ के समान किसने बताया है, कहानी विधा को? तो आपके इलेरी ने। दूसरी बात कर लेते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की। इनके बिना कहानी क्या कहें, कथा साहित्य ही या साहित्य जगत ही अधूरा है, ना पढ़े तो। गल्प या कहानी एक ऐसी रचना है, यहाँ पे इन्होंने भी गल्प शब्द का प्रयोग किया था, आगे चर्चा करेंगे किसने क्या किया है। तो गल्प या कहानी एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का लक्ष्य होता है। देखिए, उपन्यास क्या होता है, उपन्यास में पात्र आते जाते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रेमचंद जी कह रहे हैं गल्प या कहानी एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या मनोभाव को प्रदर्शित करना, यानी कि एक जो छोटा सा अंश होता है उसको प्रदर्शित करना लेखक का उद्देश्य मात्र है। बात कर लेते हैं डॉक्टर नामवर सिंह की। डॉक्टर नामवर सिंह जी की बहुत महत्वपूर्ण ये कथन है, कई बार प्रश्न बन चुका है कि कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है। कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है, यानी कि जो कहानी है वो कोई भी कह सकता है, किसी भी लहजे में कह सकता है। जैनेन्द्र जी की बात करें तो जैनेन्द्र जी कह रहे हैं कि कथन है कि कहानी मानव मन की भूख है। कहानी जो है वो मानव मन की भूख है, क्योंकि मानव के मन में जो विचार चलते रहेंगे उन्हीं से तो कहानी का जन्म होगा, जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश में रहती है। और ये कहानी क्या है, ये कहानी निरंतर कुछ ना कुछ समाधान पाने की कोशिश में लगी रहती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ विशेष है नहीं, ये जो आपकी परिभाषाएं हैं आप इनको थोड़ा नोट कर लीजिए, मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा तेजी से आप भी हमारे साथ साथ चलिएगा। ठीक है, और ज़्यादा करके सभी जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं वॉइस पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। सरस्वती पत्रिका के पहले अंक में प्रकाशित, यहाँ पे बात कर लेते हैं।
सरस्वती पत्रिका के पहले अंक में प्रकाशित इंदुमती कहानी को रामचंद्र शुक्ल व इंदुमती कहानी को रामचंद्र शुक्ल व अन्य आलोचकों ने कहानी कथा कहा था। लेकिन किशोरीलाल गोस्वामी ने इसे आख्यायिका कहा था। लेकिन किसने क्या कहा था? तो किशोरीलाल गोस्वामी ने किसे? इंदुमती को आख्यायिका कहा था। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने 11 वर्ष का समय, जो इनकी अपनी कहानी है, 11 वर्ष का समय को आख्यायिका कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहानी के लिए गल्प शब्द का प्रयोग किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहानी के लिए गल्प शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। प्रेमचंद जी ने, अभी आपने कथन में देखा था कि गल्प कहा है, तो यहाँ पे लिखवाने की आवश्यकता नहीं है। और इंदु पत्रिका में कहानी को आख्यायिका कहा गया है। ठीक है, और जबकि गल्प जो प्रयोग हुआ है वो मर्यादा, माधुरी और विशाल भारत में, ये आप नोट कर लीजिएगा। विशाल भारत में क्या कहते हैं, विशाल भारत, मर्यादा, माधुरी, इस सब में आपका गल्प का प्रयोग हुआ है। कहानी कला के तत्व, कहानी कला के तत्वों में यदि बात करें तो पहला है आपका कथानक। कथानक की बात करें तो ये जो आपका सार होता है पूरी कहानी का, वो उसको कहते हैं। इसको 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, आदि, मध्य और अंत। ठीक है, दूसरा है पात्र या चरित्र चित्रण। पात्र या चरित्र चित्रण, पात्रों में बात करें तो पात्र या चरित्र चित्रण में पात्रों की जो कैटेगरी होती है वो 4 होती है। जैसा कि आप देखेंगे, सबल, निर्बल, इसके बाद में आप देखेंगे वर्गगत, और यहीं पे आप देखेंगे व्यक्तिगत। ठीक है, सबल निर्बल में आप देखेंगे जैसे कि आपका होता है पूंजीपति सबल में आ जाएंगे, निर्बल में जो जमींदार होंगे वो आ जाएंगे, मजदूर आ जाएंगे। वर्गगत में जैसा कि आप देखेंगे उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मध्य वर्ग। व्यक्तिगत में यदि आप बात करेंगे तो जैसे राजनीतिक है, ऐतिहासिक है। तीसरे नंबर पे बात करें तो कथोपकथन या संवाद, किस पात्र ने क्या कथन कहा है। 4th नंबर पे बात करें तो देश काल या वातावरण या परिवेश भी आप इसको कह सकते हैं। 5वें नंबर पे बात करें तो भाषा शैली क्या होती है। और 6ठे नंबर पे यदि बात करें तो आपका आ जाएगा उद्देश्य। ठीक है, चलिए बात करते हैं तथ्यों में।
जैसा कि आप देख रहे थे यहाँ पर सरस्वती पत्रिका के पहले अंक में प्रकाशित कौन सी पत्रिका हुई थी? वो कहानी इंदुमती। इंदुमती जो कहानी प्रकाशित हुई थी, इसमें इसको रामचंद्र शुक्ल जी व अन्य आलोचकों ने कहानी कथा कहा था। क्या कहा था? कहानी कथा कहा था। कहानी कथा 2 बार लिखा गया है, कहानी कथा कहा था। लेकिन किशोरीलाल गोस्वामी ने, किसकी रचना थी? इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी की। तो किशोरीलाल गोस्वामी ने इसे आख्यायिका कहा है। स्पष्ट हुआ? यानी कि बाकी के जो आलोचक थे रामचंद्र शुक्ल जी को साथ में लगा के उन्होंने इसको कहानी कथा कहा था इंदुमती को, लेकिन किशोरीलाल गोस्वामी जी ने इंदुमती कहानी को आख्यायिका कहा था। रामचंद्र शुक्ल जी ने 11 वर्ष का समय, उनकी अपनी कहानी है 11 वर्ष का समय, को आख्यायिका कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बात कर ले तो इन्होंने कहानी के लिए गल्प शब्द का प्रयोग किया है, और गल्प शब्द का भी पीछे आपने देखा था, मुंशी प्रेमचंद जी ने भी एक कथन में गल्प शब्द का प्रयोग किया है। तो देखिए, कथनों से भी आपके प्रश्न बन जाते हैं, कथनों में भी प्रश्न छिपे हुए होते हैं, तो आप थोड़ा सा धैर्य के साथ में उन कथनों को पढ़ा कीजिए। बात करें तो इंदु पत्रिका में कहानी को आख्यायिका कहा गया है, जबकि विशाल भारत, माधुरी, इन सब में गल्प कहा गया है। कहानी कला के तत्वों की बात कर लेते हैं कि कहानी के कला के आधार पर कौन कौन से तत्व होते हैं। तो पहले नंबर पे बात करते हैं कथानक। कथानक का मतलब होता है कि कहानी का जो सार था, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है कथानक को, यानी कि आदि, मध्य और अंत। सर्वाधिक महत्व जो रहता है वो अंत का रहता है कथानक में, यानी कि एंड क्या हुआ। ठीक है। दूसरे नंबर पर होती है पात्र या चरित्र चित्रण। पात्र जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं कहानी में। ठीक है। सबल, निर्बल, वर्गगत और व्यक्तिगत। ठीक है। सबल में जो समृद्ध पात्र होते हैं, जैसे कि आप देखेंगे जो पूंजीपति लोग होते हैं या जमींदार लोग होते हैं। निर्बल में जो दूसरे पर निर्भर होते हैं, ठीक है, जिनका अपना कोई बल नहीं होता, दूसरे के बल पे वो सारे कार्य करते हैं और ये इनका रक्त चूसते हैं। वर्गगत जो एक श्रेणी हो जाती है, जैसे कि उच्च, मध्य और निम्न वर्ग। ठीक है, जो कहानियों के पात्र होते हैं। व्यक्तिगत की यदि बात कर लेंगे तो राजनीतिक है, ऐतिहासिक है, किस तरह का पात्र है, तो इनका जो चरित्र चित्रण है वो किस तरह का नायक है। ठीक है। कथोपकथन या संवाद की बात करें तो पात्रों ने किस तरह के संवाद कहे हैं। अब जो जिस तरह की परिवेश में रहता होगा उसी तरह के उसने कथनों का प्रयोग किया होगा। देश काल या वातावरण, यानी कि कहानी का जो क्षेत्र है, जो देश है या जो कथा का आधार टिका हुआ है वो किस क्षेत्र पर आधारित है, किस देश पर है, आंचलिक है, किस तरह का है, ये इस पर निर्भर करता है। या वातावरण कैसा है, युद्ध की विभीषिकाएँ रहती हैं या रोमांचक शैली में लिखी जाती हैं, इस तरह का परिवेश इसमें देखा जाता है। भाषा शैली आप जान ही रहे हैं कि किस प्रकार की भाषा है, ये इसमें चित्रित किया जाता है। उद्देश्य जो महत्वपूर्ण होता है वो है ये उद्देश्य क्या है लेखक का कहानी लिखने का, तो ये कहानी कला के तत्व हैं। ठीक है, आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं हिंदी की पहली कहानी के संबंध में। देखिए, जहाँ पे समय नहीं देना आप सब समझ रहे हैं, और मेरे जो विद्यार्थी हैं मुझे लग रहा है वो शुरू की क्लासों से ज़्यादा समझे हैं, तो अब उनको बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, वो टू द पॉइंट समझ चुके हैं। फिर भी यदि किसी को कहीं कोई समस्या रहती है तो व्हाट्सएप ग्रुप में वो मैसेज दे सकता है या फिर कमेंट भी कर सकता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ में बात करते हैं हिंदी की प्रथम कहानी। हिंदी की पहली कहानी, हिंदी की पहली कहानी इंदुमती 1900। यहाँ पे आप इंडेक्स में लिख लीजिएगा, पहले नंबर पे है इंदुमती। इंदुमती का समय 1900 ईस्वी। इसके जो लेखक हैं, आप कहानी लिखिए, समय लिखिए, लेखक लिखिए और इतिहासकार, यानी कि
इसी को कहते हैं प्रस्तोता। किसने किसको माना है? इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी, किशोरीलाल गोस्वामी। मानने वाले आलोचक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। दूसरे नंबर पे बात करें तो प्रणयनी परिणय, प्रणयनी परिणय 1887 की है और ये भी आपके किशोरीलाल गोस्वामी जी की है और इसको मानने वाले हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। अब बहुत से बच्चों के तो ये कमेंट आएंगे कॉपी पेस्ट, मुझे बड़ी हंसी आती है जब बच्चे कॉपी पेस्ट के कमेंट करते हैं। जमींदार का दृष्टांत, जमींदार के दृष्टांत की यदि बात करें तो 1871। जमींदार का दृष्टांत रेवरेंड जे न्यूटन, और इसको जो मानने वाले हैं राजेंद्र बड़वालिया। राजेंद्र बड़वालिया। एक टोकरी भर मिट्टी, फोर्थ नंबर पे है एक टोकरी भर मिट्टी। एक टोकरी भर मिट्टी समय की बात करें तो 1901। माधवराव सप्रे, और इनको मानने वाले हैं देवी प्रसाद वर्मा। इसी के साथ में बात करें तो इसी के साथ में यदि बात करी जाए तो 5वें नंबर पे 11 वर्ष का समय, 11 वर्ष के समय की यदि बात करें तो आपका 1903 है। रामचंद्र शुक्ल, और इसको जो माना है लक्ष्मी नारायण लाल जी ने माना है, लक्ष्मी नारायण लाल ने। और ये जो माना है ये शिल्प विधि के आधार पर माना है, शिल्प विधि की दृष्टि से इसको माना है। अगर किसी को उधर का ना दिखाई दे तो आप वॉइस पे ध्यान दीजिएगा। आगे बात कर लेते हैं उसने कहा था। उसने कहा था 1915 की है, आप सभी जानते हैं, बहुत चर्चित है। और इसको जो पहली कहानी माना है वो ये है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। और इसको किसने माना है? आपके राजेंद्र यादव ने, राजेंद्र यादव ने। इसको भी इन्होंने शिल्प विधान के, शिल्प विधान की दृष्टि से इसको पहली मौलिक कहानी माना है। 7वें नंबर पे बात कर लें तो आपके है चंद्रदेव से मेरी बातें, चंद्रदेव से मेरी बातें नेट में लगी हुई है, बहुत अच्छी कहानी है 1904 की। और इसको माना है भवदेव, चंद्रदेव से मेरी बातें बंग महिला की है, बंग महिला यानी कि राजेंद्र वाला घोष। और ये है भवदेव पांडे, भवदेव पांडे जी ने इसको पहली कहानी माना है। 8वें नंबर पे यदि बात करें तो दुलाई वाली, दुलाई वाली 1907 की है, 1907 की है, ये 1904 की है। ये भी बंग महिला की है और इसको मानने वाले हैं राय कृष्णदास, राय कृष्णदास। चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद में देखते हैं जो आपके कहानी के विकास का, हिंदी में जो कहानी का विकास हुआ है किस तरह से। पहले थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। कहानी, पहली कहानी किसको माना गया है और किस आलोचक ने माना है? इंदुमती को मानने वाले हैं 1900 ईस्वी की इंदुमती है, किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको पहली कहानी माना है।
प्रणयनी परिणय 1887 की किशोरीलाल गोस्वामी की है, इसको डॉक्टर बच्चन सिंह ने पहली कहानी माना है। जमींदार का दृष्टांत 1871 की रेवरेंड जे न्यूटन की है, इसको पहली कहानी मानने वाले राजेंद्र बड़वालिया हैं। एक टोकरी भर मिट्टी 1901 की रचना है माधवराव सप्रे की, देवी प्रसाद वर्मा ने इसको पहली कहानी माना है। बात कर ले 11 वर्ष का समय, 1903 की रामचंद्र शुक्ल जी की कहानी है और इसको शिल्प विधि के आधार पर लक्ष्मी नारायण लाल ने पहली कहानी माना है। उसने कहा था 1915 की कहानी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, और इस कहानी को राजेंद्र यादव ने शिल्प विधि के आधार पर पहली कहानी माना है। चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 की रचना है, कहानी है, इसको ये बंग महिला द्वारा रचित थी और इसको भवदेव पांडे जी ने पहली कहानी माना है। दुलाई वाली की बात कर ले तो 1907 की है, ये भी बंग महिला द्वारा रचित है और राय कृष्णदास ने इसको हिंदी की पहली कहानी माना है। तो यहाँ से एक प्रश्न बनने की संभावना है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, कहानी विधा में भी आप लोग जैसे उपन्यास में थोड़ा तेजी से चले थे, वैसे ही आप कहानियों में चलिएगा, ठीक है। बात कर लेते हैं हिंदी कहानी का विकास। हिंदी कहानी का विकास बात करें तो पहले नंबर पे वही आएगा, प्रेमचंद जी के नाम पर ही हुआ है, प्रेमचंद पूर्व युग। प्रेमचंद पूर्व युग जैसा आपने उपन्यास में देखा था, और इसी के साथ में दो क्षेत्र आएंगे आपके। पहले नंबर पे आएगा भारतेंदु युग, यदि आप भारतेंदु युग की दृष्टि से देखेंगे। दूसरे नंबर पे आप देखेंगे द्विवेदी युग, भी इसी में आ जाएगा आपका, ठीक है। ये दोनों युग आप प्रेमचंद पूर्व युग में पढ़ेंगे। दूसरे नंबर पर बात कर लेते हैं तो प्रेमचंद युगेन, प्रेमचंद युग। यदि इसको वैसे देखेंगे आप तो छायावाद का समय इसमें रहेगा, यानी कि 1918 से 1936। 1900 हाँ, यहाँ पे 16 माना है, यहाँ पे 18 नहीं माना है, ठीक है। तीसरे नंबर पे आप बात करेंगे तो प्रेमचंदोत्तर युग, प्रेमचंदोत्तर युग। और प्रेमचंदोत्तर युग में यदि बात करें तो यहाँ पे छायावादोत्तर युग। यहाँ पे आप इस तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं, जो कवि हैं और इतिहास मतलब उपन्यासकार कहानीकार भी हैं, तो वो इस क्षेत्र में पहुँच जाते हैं। फोर्थ नंबर पे बात करें तो स्वातंत्र्योत्तर, इसमें इसके बाद में पांचवें नंबर पे आएगा साठोत्तरी, यानी कि 60 के बाद की कहानी जो है उसको साठोत्तरी हिंदी कहानी। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा आंदोलन चलेंगे, ठीक है, यानी कि ये 1960 के बाद की है। 1960 के बाद की जो कहानियाँ हैं इसमें हैं। इसमें यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सचेतन, समानांतर, कहानी, सचेतन कहानी, सक्रिय कहानी, ठीक है, समानांतर कहानी। यहाँ पे आंदोलन चलते हैं जैसे आपने काव्य में पढ़े होंगे, ठीक है। कहानी, वहाँ पे कविता था और यहाँ पे कहानी है, ठीक है। तो इस तरह के आदि इसमें वो चलेंगे आपके आंदोलन। समकालीन में बात कर लेते हैं। समकालीन कहानी में यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे विमर्श, और विमर्श में भी 3 प्रकार के विमर्श देखने को मिलेंगे। आपका दलित विमर्श, दूसरे नंबर पे स्त्री विमर्श, और तीसरे नंबर पे यदि बात करी जाए तो विविध विमर्श। यहाँ पे विविध विमर्श का मतलब है यहाँ पे बहुत ज़्यादा विमर्श आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये इस तरह का हमारा काल विभाजन रहेगा, ठीक है। और आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे।
आज के क्लास में से यहीं तक रखेंगे क्योंकि फिर सब मिक्स हो जाएगा। देखिए, प्रेमचंद पूर्व युग में यदि बात करेंगे, हिंदी कहानी का विकास को कितने भागों में जो डिवाइड किया गया है, हिंदी कहानी का विकास, तो प्रेमचंद पूर्व युग में जो है हम देखेंगे भारतेंदु युग और द्विवेदी युग। बहुत ज़्यादा यहाँ पे कहानियाँ नहीं लिखी गई थी, एक एक दो दो कहानियाँ लिखी गई हैं। बहुत तेज़ी से हम निकल जाएंगे क्योंकि यहाँ पे जो इस कहानी का महत्व रहेगा उसी पे थोड़ा समय देंगे, वरना हम पढ़कर निकल जाएंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने के बहुत कम चांस रहेंगे। प्रेमचंद युग की यदि बात करेंगे, यानी कि छायावाद युग, 1916 से 1936 का यहाँ पे समय उन्होंने दिया है। इसमें यानी कि प्रेमचंद है, जयशंकर प्रसाद हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है और भी बहुत अच्छे कहानीकार हैं, बहुत अच्छी कहानियाँ हैं, तो यहाँ पे हम समय देंगे। प्रेमचंदोत्तर युग यानी कि छायावादोत्तर युग यहाँ से शुरू हो जाता है। जैसा कि मुख्य रूप से देखा जाएगा तो यहाँ पे भी यही 3 डिवाइडेशन है, यहाँ पे भी यही 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। प्रेमचंद पूर्व कहानी, प्रेमचंद युगीन कहानी और प्रेमचंदोत्तर कहानी युग, ठीक है। या इसके बाद में स्वातंत्र्योत्तर यानी कि स्वतंत्रता के प्रेमचंदोत्तर युग के बाद में स्वातंत्र्योत्तर जो कहानियाँ थी उनको भी यहाँ पे रखा गया है। साठोत्तरी कहानी में हम पढ़ेंगे यानी कि 1960 के बाद कुछ कहानी आंदोलन है, कुछ कहानी आंदोलनों को हम एक क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में उन आंदोलनों से जो संबंधित जुड़े हुए कहानीकार थे उन सबको हम मतलब क्रम वाइज देखते चले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पे समानांतर कहानी देखी है तो समानांतर कहानी के अंतर्गत जो कवि हैं हम इनको यहाँ जो कहानीकार हैं उनको हम यहाँ पे देखेंगे। कहानी में या नई कहानी में इस तरह से हम नहीं देखेंगे, हम सीधा सीधा जो कहानी आंदोलन रहेंगे आपके वो हम सारे एक क्लास में देख लेंगे। इस चीज़ से को आप अभी से समझ लीजिएगा, फिर हमसे ना कहिएगा कि मैम आपने वो क्लास नहीं पढ़ाई थी। हम एक ही क्लास में सारे कहानी आंदोलन समझ लेंगे, उसके बाद में सारे कहानीकारों को एक साथ पढ़ेंगे। इसके बाद में आपकी समकालीन कहानियाँ जाएंगी। यहाँ पर आप देखेंगे दलित विमर्श, स्त्री विमर्श और विविध विमर्श, ठीक है। तो दलित विमर्श, स्त्री विमर्श और विविध विमर्श में आप इनको देखेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं अभी की क्लास यहीं तक रखते हैं। तो अगली क्लास में हम देखेंगे आपका जो कहानी है, कहानी में भी प्रेमचंद पूर्व युगीन जो कहानियां हैं हम उन पे चर्चा करेंगे और प्रयास यही रहेगा कि एक ही क्लास में वो कंप्लीट हो जाए क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे कहानियाँ नहीं हैं जो परीक्षा उपयोगी हैं, उनको मार्क कर देंगे, बाकी तेज़ी से हम निकल जाएंगे। तो अभी की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।